नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A1 स्टडी सर्किल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यूपी SSC पेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है उस संदर्भ में हिस्ट्री की क्लास ये हो रही है, ठीक है। और हिस्ट्री से संबंधित हमने 441 क्वेश्चन यानी 440 क्वेश्चन अब तक हम इनके वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल रखे हैं। तो आप लोग उन वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। और अब ये टॉपिक वाइज हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज में हमने ये आपका गुप्ता काल, लेटर गुप्ता काल ख़त्म करा दिया, ठीक है। तो अब हम इसके मिसलेनियस के टॉपिक में 441 क्वेश्चन थी, इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड, फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं वो बैक टू बैक आपके पास पहुँचना चाहिए। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। 441 क्वेश्चन क्या कह रहा है? खसरा नामक दस्तावेज जो है उससे क्या आशय है? एक लाइसेंस है, एक तरह का लाइसेंस है, या चकबंदी के एक दस्तावेज का, राजस्व संबंधी एक दस्तावेज का है, चकबंदी है का एक दस्तावेज है, या फिर राजस्व संबंधी एक दस्तावेज है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। बताइए, खसरा नामक दस्तावेज से आप क्या समझते हैं? तो जितने भी ग्रामीण परिवेश के स्टूडेंट होंगे उनको समझ में आता होगा। खसरा खतौनी ये आप सुने ही होंगे, ठीक है। तो खसरा खतौनी तो क्या तात्पर्य है? तो ये क्या होता है? राजस्व संबंधी, बिल्कुल सही, राजस्व संबंधी एक दस्तावेज होता है खसरा खतौनी, ठीक है। कि कितना घाटा है, खेत है, और कितना उसमें टैक्सेशन यानी राजस्व से जमा करना होता है, ठीक है। तो ये एक राजस्व का संबंधी दस्तावेज है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 441 का BC ऑप्शन लगा लीजिए सब लोग। चलिए 442 क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है सभ्यताओं का। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है माया, एजटेक, मुइस्का, इंका। हाँ, बी कह रहा माया, मुइस्का, इंका, एजटेक। सी कह रहा है एजटेक, मुइस्का, माया, इंका। और डी कह रहा है एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। बताइए, ऐसा क्वेश्चन सुनने में भी नहीं आता होगा। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन तो एक तो दक्षिण भारत का जब इतिहास रहेगा तो उसमें और समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज, मतलब जो उनके वहाँ पे नाम होता है, नामकरण, वो थोड़ा टफ होता है। उत्तर भारतीय नाम तो आपने को याद हो जाते हैं एक बार, दक्षिण भारतीय नाम थोड़ा याद करने में ट्रिपिकल होता है, ठीक। तो इसीलिए टफ हो जाता है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। डी ऑप्शन लगा लिए इसका 442 का। चलिए फटाफट अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? सूची 1 है, सूची 2 सूची है, और इनको सुमेल मतलब वो कराना है, ठीक है, मैच कराना है, मैचिंग दो, हाँ, करेक्ट वर्ड। तो अब बताइए, इसमें कुषाण स्वर्ण कुषाणों के शासन में क्या हुआ था? सोना और ताम्र यानी तांबा की खोज हुई थी, ठीक है। तो यह सही है। गुप्ता के काल में क्या हुआ था? स्वर्ण और रजत, हैं, इसके सिक्के चलाए गए थे। ये सिक्कों की बात हो रही है, ये भी सही है। सातवाहन वंश जब शासन था तो इनके समय में क्या हुआ था? स्वर्ण का शासन। ये गलत है, सातवाहनों के समय नहीं, कुषाण, गुप्ता और कुषाण, इन लोगों के समय में स्वर्ण के सिक्के चलाए गए थे। और डी ऑप्शन है कलचुरी में स्वर्ण, रजत और तांबा, हाँ, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? जहाँ नहीं है की बात हो जाए वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल बनाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा कि सातवाहनों के समय में सिक्के जो है स्वर्ण के यानी सोने के सिक्के नहीं चलाए गए थे। इसका कौन सा क्वेश्चन के हिसाब से इसका सी ऑप्शन लगा लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। 444 क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे ये मिसलेनियस टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक यानी कि मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करना है, मध्यकालीन इतिहास। देखिए, हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल पढ़ाया, उत्तर वैदिक काल पढ़ाया, हाँ। उत्तर वैदिक काल में हमने आपको ये सब मौर्य का काल, गुप्ताज का काल, ये सब पढ़ा दिए। और उसके बाद फिर अब हम आ रहे हैं कि मध्यकालीन भारत। तो टॉपिक वाइज पढ़ाने से फ़ायदा होता है कि आप लोग जिसे थ्योरेटिकल टॉपिक से पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़े, किताब उठाए, एक और टॉपिक पढ़े, अब उससे संबंधित कितने क्वेश्चन आए हैं पिछले 10-15 साल में, वो क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी एक तैयारी अच्छी हो जाएगी, एक मुकम्मल और सटीक रणनीति से तैयारी, ठीक है। इसीलिए हम बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेके इन क्वेश्चन को नोट डाउन भी करते जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और टॉपिक वाइज है, और आपको ये मालूम हो जाएगा, आपके पास एक नोट्स बन जाएगी,
ठीक है। और उसका आंसर तो हम बता ही रहे हैं आपको, और आप एग्ज़ाम में आपको फटाफट इसको 2-4 बार पन्ना पलट लेंगे तो आपको बहुत अच्छा उसका लाभ मिलेगा। चलिए मध्यकालीन इतिहास जो है फटाफट स्टार्ट करते हैं इसको। अरबों का आक्रमण एवं सिंध पर विजय है। अरबों का सिंध पर आक्रमण है, ये होगा, ये कहो या फिर ये कहो कि अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन जूम कर दें, हालांकि थोड़ा सा इसकी मतलब क्लियर नहीं है। ठीक है, हल्का सा ब्लर है। चलिए ठीक है, हम बोल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम था, क्या था? एक तुर्क था, एक मंगोल था, एक अरब था, या तुर्क अफगान था? सॉरी फ्रेंड, अभी थोड़ी तबीयत पूरी तरह सही नहीं हुई है। ठीक है, कह रहा है मोहम्मद बिन कासिम क्या था? तुर्क था, मंगोल था, अरब था, तो या फिर तुर्क अफगान, ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सब लोग ट्राई कीजिए एक बार फटाफट। बिल्कुल सही है, अरब देश से आया हुआ था। ठीक है, अरब के जो खलीफा थे उन्होंने इसको भेजा था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका सी ऑप्शन लगा लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मुस्लिम शासक की बात हो रही है, दिल्ली का प्रथम। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था कि इल्तुतमिश था कि रजिया था कि बलबन थे? हैं, तो रजिया सुल्तान महिला है, और ये संभवतः क्या, ये 100%, अब हिस्ट्री में संभवतः नहीं चलेगा, हिस्ट्री में ये 100% रजिया सुल्तान जो है भारत की इंडिया सब कॉन्टिनेंट की, भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम महिला शासक हुई है। ठीक है, ये आपका जीके का क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक आपका ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, दूसरे क्वेश्चन का ए ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बराबर देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। हसन निजामी था, या उतबी था, या फिरदौसी था, या चंद्रबरदाई था? तो दरबारी इतिहासकार की बात हो रही है महमूद गजनवी का। तो बताइए तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग ट्राई कीजिए। बिल्कुल सही, महमूद गजनवी का दरबारी उतबी था इतिहासकार। ठीक है, बी ऑप्शन। हालांकि फिरदौसी भी था उसका क्या बोलते हैं, महमूद गजनवी के काल में इतिहासकार, और जो भी कहो या शायर था। ठीक है, जिसे कहते हैं कवि। ठीक, और उतबी भी था, लेकिन उतबी उसके दरबार में रहता था, फिरदौसी उसके दरबार में नहीं रहता था, उसके काल में, उसके समय में था, ये समझ लीजिए आप। तो बी ऑप्शन लगा लीजिए तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये कथन में है, और कारण बता रहा है कि वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ठीक है, 17 बार आक्रमण किए है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कारण बता रहा है कि भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए। 4 क्वेश्चन का क्या होना चाहिए? कथन तो सही है इसका ना, और कथन और कारण के हिसाब से आपको आंसर चूज करना है। कथन तो सही है, 17 बार आक्रमण उसने भारत पे किया था, ये सही है, लेकिन वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना था, ये गलत है। क्यों? क्योंकि महमूद गजनवी का एक ही सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि वो भारत के मंदिरों में, या भारत के पास जितनी भी धन संपदा है, और ज़्यादातर उसने सुन रखा था कि वो भारत के लोग अपने धन को मंदिरों में छुपाया करते हैं, तो इसलिए सोमनाथ मंदिर पर उसने सबसे ज़्यादा आक्रमण किया था। ठीक है, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 17 बार आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर अकेले किया था। ठीक है, तो जो भी है, लेकिन वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करने का इच्छुक नहीं था। उसका बस एक ही मकसद था, लूटपाट के यहाँ से धन संपदा को वापस अपने देश गजनी ले जाए। ठीक, चलिए, तो कथन सही है, कारण गलत है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, आर गलत है। सी ऑप्शन लगा लिए इसका सी ऑप्शन लगाइएगा क्वेश्चन का। चलिए 5वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। कह रहा है सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य वंश का चालुक्य या सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था। ठीक, कौन? जब सोमनाथ पर गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर इसने हमला किया था, तो गुजरात में चालुक्य वंश, या जिसे कहते हैं सोलंकी वंश का शासक कौन था गुजरात में? कुमारपाल था, सोमेश्वर था, भीम था, या जयसिंह सिद्धराज था? बताइए। 5वें क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपको दिख गया। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, भीम था। ठीक है, जब उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, तो उसमें चालुक्य वंश के सोलंकी भीम सिंह सोलंकी का शासन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहे? एक घटना एक परिणाम रहित विजय, ये स्टेटमेंट दिया गया था। हाँ,
ये कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा था? विंसेंट स्मिथ ने, एल्फिस्टीन ने, लेनपूल ने या मैक्समूलर ने? तो एक घटना घटी, उसका परिणाम रहित एक विजय। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट सब लोग ट्राई कीजिए। बिल्कुल सही, लेनपूल हिस्टोरियन थे, इन्होंने कहा था कि एक घटना एक परिणाम सहित विजय। ये लेनपूल महोदय ने कहा था। ठीक है, स्टेटमेंट दिया था। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत पुराना, बहुत पहले 91 में आया था पीसीएस में। अब देखिए ये क्वेश्चन एक नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी राजवंश के संस्थापक की बात हो रही है। अल्पतगीन था, महमूद था, सुबुक्तगीन था या इस्माइल था? तो गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? बिल्कुल सही, अल्पतगीन था। और सुबुक्तगीन जो दिया गया है सी ऑप्शन में, तो सुबुक्तगीन जो है इसका दामाद था अल्पतगीन का। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 7वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन लगा लीजिए सब लोग फटाफट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देख लीजिए फटाफट, उसमें क्या है। मिडिवल हिस्ट्री का ये सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? अलबरूनी के संबंध में वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो अलबरूनी के संबंध में कौन सा इसमें से चारों कथन में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सही नहीं जहाँ आ जाए बात, तो उसको आप क्वेश्चन पे थोड़ा ठहर जाया करिए। ठीक है, तो बताइए इसका अलबरूनी के कंटेक्स्ट में कौन सा इसमें से कथन सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये बात गलत है। हाँ, ये कथन सही नहीं है। उसमें उसके लेखन में धर्म के प्रति झुकाव था। हाँ, तो ये धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये सही नहीं है। बाकी सब ऑप्शन बी सी डी सही है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। ठीक है, उस समय के भारत देश की जो देश काल और वातावरण के परिस्थितियों के हिसाब से उसने उसको वर्णन किया अपनी पुस्तक में। ठीक है, अलबरूनी ने। और वह संस्कृत का विद्वान था, ये भी सही है, उसे संस्कृत का भी ज्ञान अच्छा था। वो त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का स्पेशलिस्ट था, उसने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूले दिए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8वें क्वेश्चन का। कौन सा आंसर इसका लगाएंगे? ए ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, इसका ए ऑप्शन लगा लीजिएगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए फटते हैं क्या, बल्कि नेक्स्ट टॉपिक शुरू होते हैं। मोहम्मद गोरी, अब देखिए दूसरा मिडिवल हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक है मोहम्मद गोरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत की स्थापना शुरू हो गई है, इसको भी देख लीजिए फटाफट। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? दिल्ली का कौन सा था सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? अलाउद्दीन खिलजी, बहलूल लोदी, इब्राहिम लोदी या सिकंदर लोदी? देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, तो कौन लड़ता हुआ मारा गया था? इब्राहिम लोदी। सी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, 9वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सब लोग लगा लीजिए। ये सल्तनत काल का पहला ऐसा सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। और इब्राहिम लोदी का पराजय जब मारा किसके द्वारा गया था? बाबर के द्वारा। ये 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? 1050 से 1250, 1205 या 1206 से 1526 या 1226 से 1709 या 1719 से 1850? तो इन 4 ऑप्शन में बताइए कौन सा ऐसा काल था जो सल्तनत काल से नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो सल्तनत काल के नाम से आप ये समझिए 1206 से लेकर 1526। ठीक है, यही बी ऑप्शन लगा लीजिए इसका। ठीक है, 10वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट देख लीजिए। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल में बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गोरी का वो दास था, गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बख्तियार खिलजी ने या फिर यलदूज ने? बताइए 11वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाए, सब लोग ट्राई कीजिए। बिल्कुल सही, बख्तियार खिलजी। सी ऑप्शन लगा लिए। बख्तियार खिलजी जो है वो मोहम्मद गोरी का एक दासी, एक गुलाम ही था। ठीक है, उसने कहाँ पे विजय प्राप्त की? बंगाल प्रांत और बिहार। ठीक है, बंगाल और बिहार जो है सूबा पहले होता था। ठीक, तो वहाँ पे विजय प्राप्त की बख्तियार खिलजी ने। ठीक, और बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाई थी, उसकी लाइब्रेरी जो कि साल भर जलती रही। ठीक है, तो ये सब भी आप घटनाक्रम हुए थे। ठीक, चलिए 11वें का सी ऑप्शन लगाइए। 12वें क्वेश्चन पर आते हैं, फिर फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है।
निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट का शासक था कौन? हाँ, 1192 में जिसने उत्तर भारत को जीता था जलालुद्दीन मकरबन्नी, गजनी का महमूद, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी या चंगेज़ खान? तो बिल्कुल सही, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी यही था। 1192 1191 इससे पहले पृथ्वीराज से जब इसका युद्ध हुआ था तराइन के मैदान में, तो वो हार गया था और वापस भाग गया था, लेकिन दोबारा से अपनी ताकत को जुटा के वो दोबारा 1192 में अगले साल आया और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा के, क्योंकि पृथ्वीराज का सहयोग यहाँ के भारतीय क्षेत्र के राजाओं ने नहीं दिया था, इसलिए पृथ्वीराज की हार हो गई और दिल्ली और अजमेर का शासन मोहम्मद गोरी के हाथ में आ गया। ठीक, तो ये हो गया, सी ऑप्शन लगाइए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, प्रॉपर्टी देख लीजिए। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक के, इल्तुतमिश के, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के या अलाउद्दीन मसूद शाह के? तो बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम किसके सिक्कों पर सर्वप्रथम अंकित हुआ, अंकित किया गया? तो बताइए इसका 13वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन किसके सिक्कों बगदाद का अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, इनके शासनकाल में जो सिक्के ढाले गए उसमें बगदाद के शहर बगदाद आपको पता ही है इराक़ में पड़ता है। ठीक है, तो बगदाद उस टाइम मरकज़ था, जो इस्लाम धर्म का मरकज़ उस टाइम बगदाद था, यानी राजधानी जिसे कहते हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे उनके खलीफा रहते हैं वही उसकी राजधानी हो जाती है। तो बगदाद के अंतिम खलीफा थे, उनका नाम का अंकन कहाँ मिला? अलाउद्दीन मसूद शाह, उनके शासनकाल में जो सिक्के ढाले गए थे उस पर मिला। ठीक है, ये क्वेश्चन था, आपको नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 का नंबर आता है। चलिए फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। 14वां क्वेश्चन फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी। ऐसा युद्ध जिसमें जिसकी बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी। तराइन का प्रथम युद्ध था, तराइन का द्वितीय युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध था, पानीपत का द्वितीय युद्ध था। तो भाई पानीपत के युद्ध तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, इसकी बात ही नहीं करना। तो हमको तराइन का प्रथम युद्ध में तो मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, तो इसका मतलब तराइन का द्वितीय युद्ध, बी ऑप्शन लगा लीजिए। 1192 ईस्वी में इस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसका बी ऑप्शन लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, भारतीय गौरव यानी यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य जो कहा गया किसके लिए कहा गया? शिवाजी, पृथ्वीराज, राणा प्रताप, हेमू? तो बताइए 15वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 15वें क्वेश्चन का सब लोग ट्राई कीजिए। भारतीय यश यानी कि गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए ये वाक्य प्रयोग किया गया? ठीक है, चलिए फटाफट बताइए, सब लोग ट्राई कीजिए। बिल्कुल सही, पृथ्वीराज के लिए। ठीक है, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य पृथ्वीराज के संदर्भ में किया गया था, क्योंकि इसके बाद मुस्लिम शासक जब विजयी हुए तो उन्होंने अपनी सत्ता, अपनी हुकूमत यहाँ कायम की। ठीक है, चलिए यहाँ 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं फ्रेंड। अब हम ये वीडियो को भी यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन नंबर 16 से बात करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड, वीडियो का पसंद है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।